दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। अ रिफ्रेशिंग वाली गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। रिफ्रेशिंग वाली मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, प्यारी सी गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, तो आज का दिन तो खास यूं ही हो गया। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं आज के दिन की जिससे सबसे पहले रूबरू कराना चाहूंगी आपको। हिंदू पंचांग को अगर आज पलटकर हम देखें तो हिंदू पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इसका मतलब है कि आज भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और पूरा देश आज रामनवमी का त्योहार मना रहा है। तो रामनवमी त्योहार की, रामनवमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। और दूसरी खासियत की बात करें तो आज का दिन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, क्योंकि आज विलियम शेक्सपियर ने आज के ही दिन को लेकर एक बहुत ही प्रासंगिक बात कही थी। उनका एक बहुत ही प्रख्यात प्ले है, बहुत ही विख्यात प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट और जिसका उदाहरण है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी कि ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ पे महज कलाकार हैं। जी हाँ, कलाकारों की बात होती है, रंगमंच की बात होती है, तो हम ये सभी जानते हैं कि जब भी हम अभिनय करते हैं, पर्दे के सामने हम जब भी खड़े होते हैं, जब भी हम अभिनय के क्षेत्र में आते हैं, तो कलाकारों से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि कभी अभिनय में कुछ ऊंची नीची हो जाती है बात, या फिर कोई प्रॉप गिर जाता है। लेकिन कभी भी आपने नोटिस नहीं किया होगा इन गलतियों को, सिवाय वो कलाकार ही जानते हैं कि उनसे क्या कुछ हुआ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है अपने आप में वो स्ट्रेंथ लाना जिससे कि हम दोबारा अपने अभिनय को जीवंत कर देते हैं, जिससे कि कोई भी उनकी गलती को जान नहीं पाता है। ये होती है उनकी स्ट्रेंथ। ऐसी ही स्ट्रेंथ हम सबको अपने जीवन में लेकर आनी चाहिए और इस स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे विचारों को शामिल करें, कुछ अच्छी बातों को शामिल करें जो हमें ऐसी स्ट्रेंथ दे, ऐसी पॉजिटिविटी दे और ऐसी सकारात्मकता दे जिससे कि हम अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति में अगर फंस भी गए हो तो दोबारा हम उठ खड़े हो और आगे की ओर चल पड़े। तो सबसे पहला सेगमेंट हमारा जाता है अनमोल वचन सेगमेंट, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं अनमोल वचन सेगमेंट पर। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसमें हम अपने खास मेहमान से रूबरू होते हैं, खास मेहमान से मुखातिब होते हैं। कहते हैं ना कि रंगमंच एक ऐसी दुनिया है जो समाज का आईना होती है और आज का दिन वैसे भी समर्पित है रंगमंच के कलाकारों को, क्योंकि आज पूरा विश्व मना रहा है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। कहते हैं कि कला और कलाकार की कोई उम्र नहीं होती और कला हर दिन नई होती जाती है। और रंगमंच की बात करें तो समाज की तमाम बातों को, उन तमाम गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हैं रंगमंच के कलाकार। तो चलिए आज एक ऐसी ही वरिष्ठ शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जो अपनी बातों से, अपने विचारों से हम सब के बीच में कलाकारों के विषय में हम तमाम बातें करेंगे। और तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे बीच एक ऐसी ही वरिष्ठ शख्सियत मौजूद है। आपका नाम है सुमन कुमार जी, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। तो चलिए तहे दिल से इनका मिलकर स्वागत करते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन केंद्र को आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस नाचीज़ को आज ऐसे ऐतिहासिक दिन में आमंत्रित किया कि मैं कुछ बोल सकूं आपके साथ और रूबरू हो सकूं अपने दर्शकों और हमारे जो रंगकर्मी मित्र हैं उनके साथ। इस बार जो थीम है रंगमंच का, जो विश्व रंगमंच दिवस के लिए जो थीम बनाया गया है, उसका थीम ये है कि रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो रंगमंच और शांति की संस्कृति में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं और हर साल एक नया थीम आता है। इस साल 26 में ये एक थीम आया है
और ये थीम बाहर से ही आया है, कोई ऐसा नहीं है, विदेशी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अमेरिका के एक डेफो करके एक कलाकार हैं, उन्होंने ये थीम दिया है। और इस बार ये इसी थीम पर जो रंगमंच के रंगकर्मी हैं वो काम करेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रंगमंच के लिए काम करने का कोई ऐसा जरिया नहीं है कि आपको तुरंत एक इंजेक्शन दिया जाए और आप तुरंत से कलाकार तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है और उस लंबी प्रक्रिया में मैं तो अपने जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे सीखने वाले कलाकार हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि पहले आप रंगमंच की कुछ किताबों को पढ़िए, जो हमारे पुराने दिग्गज कलाकार रहे हैं रंगमंच पर काम करने वाले, उनके अनुभव को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उसके बाद अपने पर काम कीजिए। अपने पर काम करने का मतलब ये होता है कि आप अपने अल्फाज को शुद्ध रखें, तलफ़ुज़ आपके शुद्ध रहें। तो मुझे इसी क्रम में याद आ रहा है कि तुगलक नाटक बहुत ज़बरदस्त हुआ था, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ है। तुगलक नाटक में जटिलताएं बहुत हैं, शब्दों की जटिलताएं भी बहुत हैं। तो तुगलक नाटक में ऐसा होता है कि सौतेली माँ जो है तुगलक को जानते हैं, तुगलक के बारे में जो लोग भी जानते हैं वो ये जानते होंगे कि वो सनकी था, सनकी सुल्तान कहा जाता था। तो सनकी सुल्तान के रूप में वो काफ़ी प्रचलित हुआ, लेकिन उसकी बुराइयां जो थी उनको कवर करने के लिए उसके पीछे पीछे लोग लगे हुए थे और दिल्ली से दौलताबाद वो अपने राजधानी को ले जाना चाहता था। उसी क्रम में एक घटना घटती है कि उसकी सौतेली माँ उसको मरवा देना चाहती है। तो सौतेली माँ का मतलब ये था कि ये रहेगा तो सबको पागल बना देगा और ये काम करने नहीं देगा किसी को, तो वो मरवाना चाहती है। लेकिन ये बात उसको तुगलक को मालूम हो जाती है। अब वहाँ पे सौतेली माँ आग्रह करती है कि मुझे मैंने ऐसे ही कहा था, मैंने अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो बोलता है, बिगड़ के बोलता है कि नाचीज़, तूने जिनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक ही सजा दर्ज है कि तुझे बाजार के बीचों बीच खंबे से बांध दिया जाए और आते जाते लोग पत्थर फेंक फेंक कर तेरी जान ले लें। ये संवाद उसका था, लेकिन शॉर्टकट में हमने बहुत कुछ कहा है। सुमन जी, बहुत आपने दशकों दशक दिए हैं नाटक को, रंगकर्म को, और अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, अगर जानना चाहूँ कि कैसे आपको ख्याल आया, आपके जहन में कैसे ये बात आई कि रंगमंच की ओर आपको जाना है और पूरा जीवन समर्पित कर देना है रंगमंच को? उस समय पूरा जीवन समर्पित कर देना है जैसी कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं सच बताऊं 1962 में चाइना वार हुआ था और उस दरमियान हम लोग क्वार्टर में रहते थे। वो गढ़ारा रेलवे क्वार्टर था, गढ़ारा रेलवे इंस्टीट्यूट है। तो उस समय बड़ी लाइन से छोटी लाइन में जाने के लिए वहाँ ट्रांसशिपमेंट यार्ड बना हुआ था। जो ट्रेनें आती थी वो गढ़ारा में रुक जाती थी और उनके साथ जो वार के समय हमारे सैनिक आते थे, उनके एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोगों के जहन में आया कि ये लोग आते हैं और यहाँ ठहरते हैं। तो एक आरपीएफ बैरक था, आरपीएफ बैरक में ही वहाँ उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। तो वहीं हम लोगों ने जो है गाने बजाने का एक शौक़, हम तो गाना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे जो गाना भी जानते थे, बजाना भी जानते थे। तो उन लोगों ने वो ऑर्गेनाइज किया और हमने उसको पूरा सपोर्ट दिया। और बोलने की कला मुझे शुरू से ही, चूँकि मैं उद्घोषक के रूप में तो बहुत बाद में परिचित हुआ, लेकिन मैं उस समय से भी बोलता था और काम भी करता था, थिएटर में भी काम करता था। तो 1962 ही है मेरी बुनियाद पड़ी और वो बुनियाद पड़ी गढ़ारा में ही। उस बुनियाद में मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि एक तो उनका एंटरटेनमेंट जो होता ही था, वो तो हमारे जो भी वहाँ जो हमारे मित्र लोग थे वो सारे स्कूल के लड़के थे, सब लोग, हम लोग स्कूल में ही थे जनरली उस समय। मैं भी हायर सेकेंडरी में उस समय पढ़ रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हुई थी।
बाद में हमने कुंवर सिंह के बारे में सुना था। तो कुंवर सिंह के बारे में जब सुना तो एक नाटक था, कुंवर सिंह ही नाटक था, तो उसमें हम लोगों ने डॉक्टर चतुर्भुज का लिखा हुआ था, तो कुंवर सिंह नाटक को करने की हम लोगों ने व्यवस्था की, इंस्टीट्यूट था तो प्रोवाइड कर देते थे, लाइट वाइट भी मिल जाती थी। लेकिन आज के आधुनिक लाइट की नहीं, उस समय तो कुछ हॉलोजन और कुछ इस तरह के लाइट जल जाते थे, उसी पे नाटक होता था। खेला कहते थे जबरदस्ती कि खेला होने वाला है और उसका प्रचार प्रसार होता था। तो उसमें मैंने हरिकृष्ण सिंह की भूमिका की, जो गद्दार होता है और सेनापति होता है, गद्दारों को पकड़ने की क्षमता उसी में है। तो वो हरिकृष्ण सिंह की भूमिका मैंने पहली बार जो बूढ़े की भूमिका की, तो मुझे लगा कि इस लाइन में आगे बढ़ा जा सकता है। और बाद में मैं वहाँ से जब कॉलेज में आया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आया, तो 1964-65 में मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आया। तो वहाँ रंगमंच की सुविधा तो पटना में बहुत है, और पटना में जब कॉलेज हमने ज्वाइन किया तो हमको लगा कि मुझे जो वहाँ से इंस्पायरेशन मिला है उसको यहाँ कैश करना चाहिए। तो पता चला कि एक जगह नाटक हो रहा है, मैं भी चला गया। मीठापुर बी एरिया इलाका है, वहाँ पे एक नाटक हो रहा था, ब्लू किट्टी ऑर्केस्ट्रा की टीम थी लेकिन वो नाटक करा रही थी। तो उसी नाटक में जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, मैं भी उसी समय कॉलेज में आया था, तो वो भी भूमिका कर रहे थे। वो चोर की भूमिका कर रहा था, मैं सीआईडी की भूमिका कर रहा था। 2-3 दिन रिहर्सल हुई थी और उसमें परफॉर्म करना था उस नाटक को। चूँकि ऑर्केस्ट्रा की टीम बड़ी हावी रहती थी, तो वो उस नाटक को मैंने किया। उसी में हमारे मित्र सतीश आनंद से मेरी मुलाकात हो गई और हम लोग कॉलेज में एक साथ थे। उसके बाद संस्था थी जो मित्र प्राय पड़ी हुई थी, तो उस संस्था का पुनर्जागरण हम लोगों ने किया। और जब पुनर्जागरण हुआ उसके बाद नाटकों की शुरुआत हो गई। वो पैसा बोलता है नाटक, मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि 67-68 में वो नाटक पहली बार, और पटना के रंगमंच पे मैंने पैसा बोलता है नाटक में काम किया जी। और उसके बाद तो नाटकों की लाइन लग गई, फिर कारवां बढ़ता चला गया। कारवां बढ़ता गया, लगातार मैं नाटक करते रहा। उसी समय आकाशवाणी से भी जुड़ा, तो वो भी घटना है। आकाशवाणी से जुड़ने की भी एक घटना है। गोपाल प्रसाद करके एक वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो गोपाल भैया रहते थे लोहानीपुर में। हम लोग कॉलेज से निकल के और दोनों मित्र जो है वहीं उन्हीं के यहाँ जाते थे और उनसे सीखते थे कि आकाशवाणी में कैसे बोला जाता है, माइक्रोफोन कैसे फेस किया जाता है, कैसे बातचीत होती है, और क्या क्या चीज़ें, मतलब उनसे बहुत ऐसी चीज़ें वो सिखाते थे हम लोगों को कि कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे बात। तो आकाशवाणी का माध्यम दूसरा है ना, ध्वनि का माध्यम। बिल्कुल। तो ध्वनि के माध्यम में वो सारी चीज़ें, ध्वनि के माध्यम से हम जल प्रवाह हो या हवा हो या जो भी चीज़ें, जो भी इफेक्ट हो, पत्तों की आवाज़ हो, वो सारी चीज़ें तो वो ध्वनि के माध्यम से प्रोड्यूस की जाती थी। लेकिन बाद में जब ऑडिशन हुआ तो हम दोनों ही पास कर गए, और हम दोनों जब पास कर गए उसके बाद से नाटकों का सिलसिला आकाशवाणी में जारी हो gया। कई नाटक हमने किए आकाशवाणी से। बाद में तो चलकर जब मैं रेगुलर अनाउंसर 74 में हो गया, उसके बाद से तो सैकड़ों नाटक मैंने प्रोड्यूस किए। तो वो सिलसिला जो जारी हुआ, और वो जो ध्वनि का माध्यम था उसने हमें ये सिखाया कि हम जो अपनी बातों को कहने का नज़रिया जो थिएटर में थोड़ा एक्जिजरेट करके करते हैं, लेकिन माइक्रोफोन के सामने तो हमें बोलना होगा, उसमें बहुत सद के बोलना होगा। अब मैं चूँकि 70 में कैजुअल अनाउंसर बन चुका था, 74 में मैं रेगुलर अनाउंसर बना, उसके बाद से तो ये सिलसिला जारी हो गया और कारवां बढ़ता चला गया। जी, इतना लंबा समय आपने रंगकर्म को दिया है और थिएटर को इतना लंबा समय देने के बाद शुरुआती दौर वाले सुमन कुमार जी की बात करें और आज के दौर के सुमन कुमार जी की बात करें, तो जानना चाहेंगे कि इतना लंबा अरसा देने के बाद आपकी सोच और व्यक्तित्व में आपको अपने आप में क्या बदलाव महसूस हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रतिभा जी की रंगमंच जो है हर दिन एक नई बात सिखाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो चीज़ें परोस दी गई हैं या जो कह दिया गया है कल भी वही हो, ऐसा होता नहीं है रंगमंच में।
रंगमंच में बदलने की संस्कृति जो है हमारी वो चलती रहती है। जैसे रंगमंच में हम खूबी क्या है रंगमंच की, सबसे बड़ी बात ये है और उसकी खूबी ये भी है कि रंगमंच में हमारे दर्शक जो हैं रूबरू रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं वो दर्शक, और हमारे सामने दर्शकों को परोसने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम अपने ढंग से बढ़िया करके नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे नाटक को देखने नहीं आएंगे। इसलिए नाटक को देखने आने के लिए और उस सिलसिले को जारी रखने के लिए उन दर्शकों को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनकी तालियां हमें नहीं मिली तो बेकार है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। फनी सोमनाथ रेणु भी जिंदा थे उस समय, और एक नाटक था जो हमने किया था, वो नाटक था इनका लिखा हुआ, मोहन राकेश का लिखा हुआ था, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक में मैंने विलोम की भूमिका की थी और कालिदास कोई और थे। तो मैंने जब विलोम की भूमिका की, और होता क्या है ना कि विलोम जो है ना वो उसमें आता है विलेन के रूप में, लेकिन एक्चुअली वो विलेन है नहीं। कैरेक्टर चूंकि ऐसा पोर्ट्रे किया गया था कि वो विलेन बन जाता है। कारण ये है कि चूंकि कालिदास अम्बा को छोड़ के चला जाता है तो उसके दुख जो है वो इससे नहीं देखा जाता है और वो उसको सहारा देता है। तो इसी सहारा देने के क्रम में बाद में लास्ट में जो है वो कालिदास प्रकट हो जाता है और उसको कहता है कि मुझसे गलती हुई जो मैं उज्जैन चला गया यहाँ से और वहाँ जाके राष्ट्रीय पोशाक में और राष्ट्रीय ठाट में रहने लगा। तो विलोम तब तक उसकी रक्षा करता है और वही विलोम जो है आता है भीग, मतलब बारिश हो रही है बाहर में और वो भीग के आता है। तो वो आता है और आते हुए उसको देखता है, तो देखने के बाद वो मुस्कुराता है फिर हंसता है। पहचाना नहीं तुमने, या कि नहीं पहचानने का नाटक कर रहे हो? भीगे दिल में फिसल कर आया और आया तुम्हारे सामने। आज इतने वर्षों बाद तुम्हें उज्जैनी से यहां की याद आई है और यहां आज तुम उसकी रक्षा करने के लिए आए हो। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स हैं और वो डायलॉग चूंकि बड़े दिग्गज लोग उस समय के नामी गिरामी लोग भी देख रहे थे तो मुझे उसमें भावुकता नजर आई। उस डायलॉग को पढ़ने के बाद काफ़ी क्लैपिंग हुई और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी। तो इस तरह के कई घटनाएं हैं ऐसी। अम्बपाली नाटक में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी मुझे। तो वो अम्बपाली नाटक करने के बाद अम्बपाली नाटक यही भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन एयर में हुआ था और उस ओपन एयर की शुरुआत समझिए कि हम ही लोगों ने अपने उस नाटक से की थी। तो अम्बपाली नाटक में मुझे अजातशत्रु की भूमिका मिली थी और वालसा उपल जो अम्बपाली बनी हुई थी। तो उसमें भी बड़ा मतलब उसके संवाद बड़े तीक्ष्ण होते थे, बहुत ज़बरदस्त संवाद होते थे। तो मेरा जो है सिपा सालार जो है वो अभी तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया, वो फिल्मों में भी है, विनीत करके नाम था उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि सम्राट क्या ये दर्द की आवाज़ नहीं है? तो वो गुस्से में आता और कहता है कि सुनीत तुम बहक जाया करते हो, तुम मेरे सखा हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि सम्राट हमेशा ही सम्राट होता है और मगध सम्राट की आज्ञा अचल अटल है कि वैशाली पर हमें विजय प्राप्त करनी है और अम्बपाली को यहां लाना ही है। ये उसके कुछ संवाद थे जी। बहुत सारे संवाद हैं लेकिन अब वो कितनी बातें जी वाकई बहुत, मतलब जब आपने संवाद का कुछ अंश जो हमारे दर्शकों को सुनाया तो वाकई मुझे लग रहा था कि मैं उस प्ले का, उस नाटक का एक हिस्सा देख रही हूँ, जीवंत देख रही हूँ। शायद इसी को लाइव परफॉर्मेंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइव परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी खूबी तो यही होती बिल्कुल है कि अगर ऑडियंस को वो बातें पसंद आ गई सॉरी, जो रूबरू हो रही हैं और जो घटनाएं सामने घट रही हैं
वो अगर उनको पसंद आ गया तो वो तालियां तो बजाएंगे, निश्चित रूप से बजाएंगे। और यही खूबी हमारे रंगमंच की है। ये हम देखिए दूरदर्शन में तो आदमी अपने से कुछ छोटा हो जाता है, फिल्मों में आदमी अपने से बहुत बड़ा दिखने लगता है, लेकिन नाटक में जब हम मंच पे जाते हैं तो जो हम हैं हम वही दिखते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो जेस्चर पोस्चर जितना भी हमारे बॉडी लैंग्वेज है वो एक कैरेक्टर को निकालता है, चाहे वो वकील का कैरेक्टर हो, चाहे वो धूर्त कैरेक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी में का कोई भी ऐसा सीक्वेंस बना हो, तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें रंगमंच में करने के लिए तो बहुत कुछ होती है जी। और अब अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने चर्चा की थी कि नई तकनीक, जी, वही मेरा अगला सवाल आपसे वही था कि जैसे आजकल जो ओटीटी का दौर है, सिनेमा का दौर है, हाँ, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिनेरियो में अगर हम लाइव परफॉर्मेंस, लाइव स्टेज की बात करें, रंगमंच की बात करें, तो इसकी प्रासंगिकता को आप कैसे देख पाते हैं? इसकी जो बदलती टेक्निक्स हैं उसके सामने आज लाइव थिएटर की क्या प्रासंगिकता देखते हैं? देखिए लाइव थिएटर की प्रासंगिकता तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं नकारा जा सकता है कि देखिए हम बंद कमरे में बैठकर टीवी देख लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं और अकेलेपन में देखते हैं, समग्रता में तो नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं। समग्रता में देखने के लिए तो लाइव परफॉर्मेंस ही देखना होगा आपको। वो रंगमंच जाइएगा, किसी भी हॉल में जाइएगा तो वहाँ जो संवाद आपको मिल रहे हैं और जो लोगों के सामने परोसे जा रहे हैं वही संवाद ना आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो यहाँ तो भीड़ के साथ हैं आप, भीड़ के साथ कहेंगे कि मैं दर्शकों के साथ हैं। अगर 1000 दर्शक हैं, 500 दर्शक हैं, 400 दर्शक हैं, चूँकि वो सब तो आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं, आपके जेस्चर पोस्चर को देख रहे हैं। आपने एक बात और कही थी कि रंगमंच में त्रुटियां हो जाती हैं। बिल्कुल। एक्टर को मालूम हो जाता है कि मुझे ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक करना था और मैंने यहाँ से इधर बदल दिया, मुझे बाएं जाना था मैं दाएं चला गया, लेकिन उसको कवर करने का तरीका भी है उसके पास। बिल्कुल, क्योंकि वो उसी चीज को मतलब घुमा फिर आगे दूसरे ढंग से भी बोल देता है। तो रंगमंच में जो ये त्रुटियां हैं दर्शकों को नहीं मालूम होती हैं, वो एक्टर को मालूम हो जाता है। एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है उसको ये मालूम हो जाता है। तो बहुत सी चीजें देखिए आज के बदलते समाज में जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का खेल है ये रंगमंच। बिल्कुल। ऑब्जर्व कीजिए, आप किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखिए, किसी गरीब आदमी को देखिए कि फटे पुराने कपड़ों में वो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, भिखमंगा कैसे भीख मांग रहा है, और बाकी लोग जैसे दरोगा कैसे ठाट बाट से चल रहे हैं, राजा कैसे ठाट बाट में निकल रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप जब ऑब्जर्व करेंगे इन सारी चीज़ों को, अपने अंदर जब जज्ब करेंगे, अपने अंदर उसको बैठाएंगे कि हमें अगर राजा बनना है तो कैसे बनना है, भिखारी बनना है तो कैसे बनना है, वकील बनना है तो कैसे बनना है। खामोश अदालत जारी है एक नाटक था, उसमें भी जैसे वकील की भूमिका और मैं जज की भूमिका कर रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस थे, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ था। तो इस तरह से नाटकों में वेरिएशंस तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमें किस ढंग से उसको प्रोड्यूस करना है, ये समझने की ज़रूरत है। और आज के जो आधुनिक रंगमंच में जो प्रयोग हो रहे हैं, जिसको प्रयोग की आपने चर्चा की, प्रयोग तकनीक तौर पे बहुत हावी हो गया है। तकनीकी आपको यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आपको वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। जी। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, बैठे बैठे भी आप अपने चीज़ों को देख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो है वो करने के दरमियान भी आप सीख जाते हैं। जी। अच्छा, आज के दौर पे जब आप अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, अपने शुरुआती दिनों की बात याद करते हैं, आज जब आप फुर्सत के क्षणों में बैठते हैं और अपने रंगमंच के पूरे करियर को एक नज़र में जब सोचते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कितने ज़्यादा संतुष्ट हुए आप रंगमंच से जुड़कर? देखिए, मैं संतुष्ट तो आदमी इस लाइन में कभी होता नहीं है। सच पूछिए तो आगे करने के लिए बहुत कुछ होता है। मतलब समुद्र से एक बूंद निकाला है मैंने, और वो बूंद हम में है, स्थिर है, और हम उस बूंद पे ही काम कर रहे हैं।
तो रंगमंच को देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये क्रिएशन ही है, और हमारा रेगुलर काम करने का जो जज्बा है वही मुझे प्रेरित कर रहा है। जो मुझे दिल्ली में अमृत अवार्ड मिला उपराष्ट्रपति के द्वारा, अमृत अवार्ड 75 इयर्स के बाद के कलाकारों के लिए था, जो पहली बार लागू किया गया कि 75 साल आज़ादी के हो गए भारत देश के, तो उस पे ये अमृत सम्मान मिला हमें दिल्ली में। बाद में बिहार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तो मेरी जो हमारे जो काम करने का जरिया है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, बैठता नहीं हूँ। वर्षों से मैं ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव कराता हूँ। आपको लगता है 15-16 साल हो गए हैं ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव, हास्य नाट्य महोत्सव, आदिशक्ति नाट्य महोत्सव, इस तरह के महोत्सव भी मैं कराता रहता हूँ। मुझे वेरिएशन मिलता रहता है जी। और उस वेरिएशन के जरिए मैं अपने दर्शकों को भी परोसता हूँ। तो काम तो लगातार है, काम का कोई संतुष्ट होगा कलाकार मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ जो हमसे बहुत आगे काम कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों से निकले हैं, जो वहाँ के प्रशिक्षक हैं, वो लोग, उन लोगों का भी काम मैं देखता हूँ। दिल्ली जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उन लोगों का काम। जी। सॉरी, तकनीकी तौर पर बहुत सक्षम हो गए हम लोग। तकनीक हावी हो गया है, सच पूछिए तो तकनीक बहुत हावी हो गया है, लेकिन एक्टर जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, तकनीक लाख कुछ कर ले, एक्टर को वो दबोच नहीं सकता है, एक्टर को वो ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए एक्टर अपने आप में जब ट्रांस में होता है, जब परफॉर्म करने के तरीके में, जैसे पहले रामलीला महाभारत वगैरह में देखते थे तो कैसे लोग राम बन जाते हैं, कैसे महाभारत में युधिष्ठिर बनते हैं, कैसे अश्वत्थामा बनते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। वो हम अपने आप को उसमें ढालते हैं और हम उसमें कहाँ तक सक्षम हैं। क्योंकि जब हम राम की भूमिका कर रहे होते हैं, आपने रामनवमी की भी चर्चा की, भगवान राम का जन्मदिन है और रामनवमी है आज। तो महाभारत में जैसे भी बहुत सारी चीज़ें प्रसंग हैं, तो वो प्रसंग भी बहुत मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। आज लोग क्यों कहते हैं कि घर में क्या महाभारत कराओगे, तो क्यों जोड़ लेते हैं उससे कि महाभारत कराओगे। महाभारत, हालांकि परिवार का लड़ाई झगड़ा दूसरा होता है, लेकिन जो हमें परोसा गया है और जो हमें बताया गया है और जो कराया गया है उस समय, और हमारे जहन में जो बातें आ गई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं लिखी हैं, कहीं ना कहीं तो लिखी पढ़ी हुई हैं, और उन्हीं को पढ़ के हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। जब भी जी कोई नई किताब मिलती है, मैं उसे भरपूर करने की, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नया नाटक करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक और भी दुर्गा भाभी करके नाटक किया था, वो स्वतंत्रता सेनानियों पे था। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और अनवरत चलती रहेंगी। बिल्कुल। सुमन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने रंगमंच से जुड़ी हुई और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम जो बातें हमारे साथ शेयर की, साझा की, और आज के दिन को बहुत प्रासंगिक बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद प्रतिभा जी, आपने जो क्वेश्चंस किए, मैं कहाँ तक उसमें सफल हुआ ये तो जो देखने वाले लोग हैं वही बताएंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा न थक के बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, ज़मीन थक गई है, आसमान बाकी है। क्या बात है। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के मेहमान, वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार जी, जिनसे हमने तमाम बातें और बारीकियों को जाना रंगमंच के विषय में, और आज के दिन की प्रासंगिकता को लेकर भी बहुत बातें हमने जानी। आपको कैसा लगता है हमारा ये कार्यक्रम, ये आपसे हम जानेंगे, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा ईमेल आईडी। तो हमारा ईमेल आईडी है, नोट कर लीजिए, directordkpatna@gmail.com। चलते चलते आपसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे रंगमंच समाज का आईना होती है, वैसे ही प्रभु राम का जीवन हमें उस आईने में खुद को निखारने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, दूरदर्शन बिहार पर सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।